गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका स्वागत है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड नेहरू स्टडीज सेंटर के इस अनोखे नवाचार में। आप जो जूम के साथी और जो यूट्यूब के जो साथी हैं, जो भागीदार बन रहे हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 14 जुलाई 2022 से हमारी ये वर्कशॉप स्टार्ट हुई और आज आ गया है 23 जुलाई 2022। 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक संविधान सभा का चौथा सत्र हुआ, ऐसा आप लोग जानते हैं। ये लगभग 18 दिन का टाइम पीरियड होता है। इन 18 दिन में 4 दिन संविधान सभा की बैठक नहीं हुई थी। डेट आपको मालूम है, आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से 26 और 27 जुलाई को भी संविधान सभा की बैठक नहीं होगी। आज आप लोगों को पहले से कुछ सूचना दे देता हूं। पहली बात, 7:30 बज चुके हैं और आज लगभग सवा घंटा तक डिस्कशन होगा, सवा से 1.5 घंटा तक। आज संक्षिप्त ही चर्चा है, इसलिए जो मेरे साथी जूम पर जो जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल एकदम एक्टिव होकर रहें। ऐसा नहीं है कि सर ये क्या हो गया, फीडबैक तो हमको मिला ही नहीं, कैसे क्या हो गया। तो आज 7:30 बजे हम लोग बात को प्रारंभ कर रहे हैं और 8:10, 8:15 के आसपास हम लोग आप लोगों को फीडबैक उपलब्ध करवा देंगे। फीडबैक का लिंक पहले से ध्यान रखिएगा। और लगभग 8:45 बजे तक अपनी चर्चा चलने वाली है। आज किन मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन आज की जो डेट है 23 जुलाई की जो डेट है वो डेट बड़ी ऐतिहासिक है। चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों महान विभूतियों का आज जन्म दिवस है। चंद्रशेखर आजाद का सीधा संबंध आप लोगों से है, बाल गंगाधर तिलक का सीधा संबंध हम लोगों से है। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और चंद्रशेखर आजाद वो जवानी किस काम की जिस जवानी में जोश नहीं हो, ऐसा चंद्रशेखर आजाद कहते रहे। उनकी 23 जुलाई आज जन्म दिवस है। मैं इन दोनों महाविभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनके राष्ट्र के निर्माण में, देश की युवा पीढ़ी को जागृत करने में जो योगदान रहा उसके लिए मैं उनको वंदन करता हूं। तो चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक दोनों की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए आज हम अपनी वर्कशॉप को प्रारंभ कर रहे हैं। लगभग सवा घंटे तक आज की वर्कशॉप रहने वाली है। तो बात को प्रारंभ करते हैं। आप देख सकते हैं वहां पर उस दिन बुधवार है, डेट 23 जुलाई सन 1947। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, विषय 2 दे रखे हैं। एक, आप लोग जानते हैं कि 21 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्बोधन रिपोर्ट को रखते हुए हुआ। संघ संविधान के संदर्भ में जो कमेटी गठित की गई, जो समिति गठित की गई, उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सभापति होने के नाते उन्होंने 21 जुलाई को सभा में सभा की अनुमति से रिपोर्ट रख दी थी। उस रिपोर्ट पर चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में 22 जुलाई आया और 22 जुलाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में एक प्रस्ताव रखा गया। लगभग 35 से ज्यादा लोगों ने उस पर अपने विचार रखे और 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा के सारे मेंबर्स ने आधे मिनट के लिए खड़े होकर उस जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के संदर्भ में पंडित नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो 21 जुलाई को पंडित नेहरू जी के द्वारा संघ के संविधान के संदर्भ में जो रिपोर्ट रखी गई, अब उस रिपोर्ट के एक एक प्रोविजन पर चर्चा होगी। और खुशी की बात यह है साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं भारत में राष्ट्रपति के अभी चुनाव हुए और राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं हमारे सामने। और आज हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में पंडित नेहरू की अध्यक्षता वाली संघ संविधान समिति ने कौन कौन से रिकमेंडेशन दी, कौन कौन सी बातें रखी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको जानकर बड़ा अचंभा होने वाला है कि क्या क्या सुझाव रखे गए। कोई कह रहा है कि एक बार राष्ट्रपति रियासतों से होना चाहिए, दूसरी बार राष्ट्रपति गैर रियासतों से होना चाहिए। कोई कह रहा है कि एक बार राष्ट्रपति उत्तर दिशा से होना चाहिए, कोई कह रहा है एक बार राष्ट्रपति दक्षिण दिशा से होना चाहिए। ये सब सुझाव रखे गए थे। इस संदर्भ में संशोधन संविधान सभा में लाए गए थे। संविधान सभा के सदस्य उस बारे में क्या विचार रखते हैं, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में इन्हें प्रेसिडेंट कहा जाता है।
संविधान सभा में इस शब्द को लेकर भी बहुत सारी बहस आपको देखने को मिलेगी। क्या राष्ट्रपति का नाम राष्ट्रपति रखें, या राष्ट्र अध्यक्ष रखें, या नेता रखें, लीडर रखें, या कर्णधार रखें? इस प्रकार के भी शब्द संविधान सभा की बहस में देखने को आपको मिलेंगे। 23 जुलाई 1947 को जिस मोटे मोटे प्रावधान पर चर्चा आज आपको देखने को मिलेगी वह है राष्ट्रपति। तो चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले एक बात और बता देना, थोड़ी सी चर्चा प्रांतों के संविधान के संदर्भ में भी हुई, लेकिन हम सीधी जो चर्चा है वो प्रारंभ कर रहे हैं संघ संविधान समिति ने जो बात रखी उसके एक एक प्रोविजन पर चर्चा। तो ये विषय के रूप में आपको ये दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद में 23 जुलाई भारतीय संविधान सभा की ये बैठक बुधवार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हो रही है और 10 बजे ये बैठक जो है आपको प्रारंभ दिखाई देगी। अब इस संदर्भ में संघ संविधान संबंधी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, एक एक शब्द देखेंगे क्योंकि आज जो चर्चा है ज्यादा नहीं है, 1-1.25 घंटे की चर्चा है। मुझे लगता है कि 8:45 बजे तक हम लोग अपनी चर्चा को खत्म कर लेंगे, इसलिए आज एक एक शब्द पर हम अपनी चर्चा करेंगे, जरा देखिएगा उनको। अब हम संघ संविधान संबंधी रिपोर्ट पर विचार करेंगे। भाग 4 के खंड 1 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, 21 जुलाई 1947 की बात हो रही है। अब हम उस खंड में जो संशोधन पेश किए गए उस पर विचार करना है। मेरे पास ऐसे कई संशोधन हैं जिनकी सूचना दी गई। आपको मालूम है 21 जुलाई को इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी कि साहब आप जो प्रोविजन रखने जा रहे हैं इस संदर्भ में हमको बहुत सारे संशोधन देने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे संशोधन आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब रिपोर्ट हमको थोड़ी लेट मिली, हमको पढ़ने के लिए भी वक्त चाहिए और उसके ऊपर संशोधन रखने के लिए भी वक्त चाहिए, तो वक्त बढ़ा दिया गया। आप इस बात को देखेंगे। अब श्री गोकुल भाई जो भट्ट है, जो कि राजस्थान से है, वो पूर्वी राजपूताना राज्य समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने इस बात को पहले भी आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि ये किसी स्टेट का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, किसी रियासत का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ना जोधपुर लिखा हुआ आ रहा है, ना उदयपुर लिखा हुआ आ रहा है, ना सिरोही लिखा हुआ आ रहा है, ना जयपुर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर जोधपुर कैसे आएगा, गोकुल भाई भट्ट तो जोधपुर के थे नहीं। आई नो। जयपुर कैसे लिखा हुआ आएगा, वो जयपुर के तो थे नहीं। तो गोकुल भाई भट्ट कहां से थे, वो तो सिरोही से थे। तो सर सिरोही लिखा हुआ आना चाहिए, आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आएगा। तो इसका जवाब है, आप लोगों को बता रखा कि कुछ छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर वहां से कुछ सदस्य लिए गए, तो जो समूह बनाया गया था उसका नाम था पूर्वी राजपूताना राज्य समूह। श्री गोकुल भाई भट्ट क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, सभापति जी, यूनियन पावर कमेटी के लिए संशोधन भेजने का जो समय दिया गया था वह गुरुवार तक था, लेकिन अब आपने कार्यक्रम निश्चित कर दिया है, तो इस संदर्भ में आप यूनियन पावर कमेटी के लिए संशोधन देने की मियाद बढ़ाने की कृपा करें। थोड़ा टाइम और हमको दे दीजिए ताकि हम और अच्छे संशोधन आप लोगों के बीच में ला सके, ऐसा गोकुल भाई भट्ट साहब कह रहे हैं। अध्यक्ष बोल रहे हैं, मैंने कल कह दिया था कि जो वक्त मैंने दिया वो अब नहीं रहा। अब आपको जितना टाइम दे दिया वो ठीक है यार, अब बार बार क्या कर रहे हो। अब आ रहे हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हमारी संविधान सभा में एक्टिव मेंबर, हालांकि सारे एक्टिव मेंबर थे, लेकिन मोस्ट एक्टिव मेंबर में डॉक्टर BR अम्बेडकर सबसे टॉप पर आते हैं, HV कामत साहब आते हैं, नजरुद्दीन अहमद साहब आते हैं, प्रोफेसर KT शाह आते हैं, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी आते हैं। ये बातें मालूम होनी चाहिए। इनके अलावा हृदयनाथ कुंजरू जी है, KM मुंशी जी है, अनंत श्यामनम आयंगर है, गोपाला स्वामी आयंगर है, ये कृष्णा स्वामी अय्यर है। ये सब ऐसे लोगों के नाम हैं जो बार बार आपको सुनाई देंगे, और मैंने कहा हमारी कोशिश ये है कि 100 से 125 नाम आपको याद रहने चाहिए। वो कुछ बात कह रहे हैं, जरा देखिएगा। संयुक्त प्रांत से आते हैं, श्रीमान, संघ विधान के संदर्भ में स्मृति पत्र के भाग 3 में कहा गया है कि, क्या कहा गया, यहां संविधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए मौलिक अधिकारों तथा राज्य की नीति के सिद्धांतों की गणना की जाए। परंतु श्रीमान, हम में से कुछ लोगों ने इन मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के सिद्धांतों में संशोधन करने की सूचना दी थी। विशेषतया मैंने ये पेश किया था कि मौलिक अधिकारों में इस आशय का एक नया खंड जोड़ दिया जाए। अब सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूं मैं आज। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना बीच में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, आप राष्ट्रपति और संघ के संविधान के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर
मैंने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आपको एक बात कही थी, मैंने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक संशोधन दिया था। क्या संशोधन दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भाई बहन है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक संशोधन दिया था। क्या संशोधन है? संशोधन यह है, भारतवर्ष में गोवध का कानून द्वारा निषेध होगा। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं मेरा संशोधन है कि भारत में कानून बनाया जाएगा और उस कानून के तहत गोवध का निषेध किया जाएगा। ये मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मेरा एक संशोधन है, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कह रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, वो सीधा राष्ट्रपति पर चर्चा करवाना चाह रहे हैं, जो कि संघ संविधान के संदर्भ में जो रिपोर्ट पंडित नेहरू द्वारा रखी गई है उसी संदर्भ में। आगे वो क्या कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे ये संशोधन पेश करने का आप अधिकार कब दोगे। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कह रहे हैं मुझे यह अवसर कब मिलेगा कि जब मैं मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव रख सकूं, और मेरा प्रस्ताव है गोवध का निषेध किया जाएगा कानून द्वारा। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने गोवध के निषेध के संदर्भ में संशोधन आज रखना चाहा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जरा देखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, एन गोपालास्वामी अयंगर जो कि मद्रास के हैं, राजेंद्र प्रसाद के कहने से पहले वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड पर सभा में बहस हुई थी और जहां तक उनको संविधान में के मसौदे में स्थान देने का संबंध है, ये खंड पहले एक अधिवेशन में स्वीकार हो गए थे। जो सदस्य महोदय अभी बोले हैं, उन्होंने पूछा है कि उनको तथा अन्य सदस्यों को जिन्होंने मौलिक अधिकारों के खंड में संशोधन करने की सूचना दी है, उन्हें पेश करने का अवसर कब मिलेगा तथा सभा उस पर विचार कर सके। मेरे विचार से ऐसे सभी संशोधन को पेश करने के लिए उचित अवसर उस समय होगा जबकि सभा के अंतिम अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को शामिल करके संविधान के मसौदा पर विचार होगा। गोपालास्वामी अयंगर साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने जो ये बात कही है कि मुझे मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अवसर कब देंगे आप, तो वो कह रहे हैं कि आपको अवसर अब तब देंगे जब हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अंतिम मसौदा पर चर्चा करेंगे। चूंकि मौलिक अधिकारों पर हमारे एक अधिवेशन में चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब आप इस पर चर्चा मत कीजिए। आज तो हम लोग चर्चा राष्ट्रपति के संदर्भ में करेंगे। वो ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर अध्यक्ष आप कह रहे हैं, मेरे विचार से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। पंडित नेहरू ने भी स्पष्ट कर दिया था, मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के मसौदे में अंतिम अधिवेशन में संशोधन पेश किए जा सकते हैं। संविधान सभा का जब अंतिम अधिवेशन होगा, देखिए इनिशियल स्टेज में ये बातें हो रही है, चौथे चरण में ये बातें हो रही है, चौथे सत्र में ये बातें हो रही है। हालांकि अंतिम सत्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जब 1947 के जिन वर्ष की जिस अवधि की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय संविधान सभा के सदस्यों के मस्तिष्क में यह विचार था कि बहुत जल्दी ही हम संविधान का मसौदा तैयार कर देंगे और मसौदा तैयार करने के बाद जब एक एक प्रोविजन संविधान सभा में रखा जाएगा, तब संविधान सभा के सदस्य उसमें संशोधन करने के लिए बात रख सकेंगे। चूंकि मौलिक अधिकारों पर हमने संविधान सभा के तीसरे सत्र में चर्चा कर ली है, अब इस पर कोई संशोधन नहीं होगा। अभी फिलहाल संघ का जो संविधान है उस पर चर्चा करने दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। इसके बाद में एक माननीय सदस्य बोले जिनका नाम नहीं है, वो कह रहे हैं, हमने मौलिक अधिकारों के सभी खंडों को स्वीकार नहीं किया था। क्या बात कही है, खूबसूरत बात। जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है, अब तो चर्चा जब मसौदा आ जाएगा तब करेंगे। तब एक माननीय सदस्य जिसका नाम नहीं है, उन्होंने कहा, अरे साहब मौलिक अधिकारों के सभी खंडों पर अभी चर्चा नहीं है, कुछ खंड हमने छोड़ दिए थे, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इसके जवाब में अध्यक्ष महोदय वो ये कह रहे हैं, जब वे पेश होंगे तो उस समय हम लोग उस पर विचार कर लेंगे, ऐसा अध्यक्ष साहब ने कहा। और सीधा उन्होंने एक नाम पुकारा, श्री विजय वर्गीय। श्री विजय वर्गीय, मेरे हिसाब से पहली बार आप नाम सुनेंगे, श्री विजय वर्गीय। नाम है इनका श्री गोपी कृष्ण विजय वर्गीय। ग्वालियर से आते हैं और ग्वालियर उस समय एक रियासत थी। मेरे जूम और यूट्यूब के जो साथी है वो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। श्री गोपी कृष्ण विजय वर्गीय आ रहे हैं, ग्वालियर से हैं और ग्वालियर एक रियासत है। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, हालांकि बाद में जो विचार विनिमय अपने अमेंडमेंट देने के बाद में हुआ है, उसके अनुसार अपने अमेंडमेंट को मैं पेश नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, वैसे तो मैं अपना अमेंडमेंट पेश करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जो सेक्शन
हेड ऑफ द फेडरेशन के चुनाव के बारे में अब वो देखिए कुछ बात कह रहे हैं गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी, राष्ट्रपति के संदर्भ में बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे तो मैं संशोधन रखना चाहता था लेकिन मैं संशोधन नहीं रख रहा हूं, मैं मेरी बात को कह रहा हूं डायरेक्टली। और बात क्या है कि जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव के संदर्भ में जो बात है वो रखना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति किस तरह से चुना जाए इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। इसमें रियासतों के जो यूनिट्स हैं वह सब चुनाव में हिस्सा ले। अब चूंकि रियासतों के अंदर विधानसभा बहुत ही नकली है और बहुत ही रद्दी किस्म की है, उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में प्रोविजन ये करने जा रहे हो कि आपने पिछली बार देखा भी था कि जो रिपोर्ट रखी गई थी उसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। आपने ये भी कहा था कि राज्य के जो विधानसभा है उसके सदस्य भी भाग लेंगे, ऐसा प्रोविजन रखा गया था उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 21 जुलाई 1947 को। गोपी कृष्ण जी विजयवर्गीय कह रहे हैं कि आप साहब ये कह रहे हो कि राज्य की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। चूंकि गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी खुद देशी रियासत से आते हैं, ग्वालियर से आते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहां पर जो विधानसभा है वो बड़ी रद्दी किस्म की है, बड़ी फालतू है। वो कह रहे हैं कि चूंकि रियासतों के अंदर विधानसभा बहुत ही नकली है और बहुत ही रद्दी किस्म की है, वे इस चुनाव में असर डालेगी। इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं ये अमेंडमेंट पेश करूं। मैंने इसी ख्याल से अपना अमेंडमेंट पेश किया था कि चुनाव में सबको मौका दिया जाए और डायरेक्ट एडल्ट फ्रेंचाइजी के ढंग पर चुनाव होने चाहिए। लीजिए, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि आपने जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो व्यवस्था रखी है उस व्यवस्था के तहत विधानसभा के सदस्य चुनाव करेंगे। वो कह रहे हैं विधानसभा के सदस्य चुनाव करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देशी रियासतों में विधानसभाएं बड़ी रद्दी किस्म की है, बड़ी फालतू है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में सबको मौका मिलना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, ऐसा श्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी कह रहे हैं। मैं बिल्कुल यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन समय की वो बात कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं रियासतों में लोकतंत्र इतना फलीभूत नहीं हुआ था जैसे ब्रिटिश प्रांतों में हुआ करता था। जिस तरह से बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास में सरकारें काम कर रही थी अंग्रेजों के समय, उस प्रकार की सरकारें तो देशी रियासतों में थी नहीं। आप ये भी जानते हैं कि देशी रियासतों में उस समय राजा महाराजा काम कर रहे थे और कुछ जगह पर विधानसभाएं काम कर रही थी, तो भी वहां विधानसभा इस तरह से वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। श्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी इसी और इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देशी रियासतों में विधानसभा ढंग से काम नहीं कर रही है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में आप केवल उन्हीं लोगों को शामिल ना करें बल्कि जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार से राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो प्रांतों के वोटर वोट देंगे और दूसरी तरफ रियासतों के जो हालात हैं और जैसी रद्दी विधानसभाएं हैं उसमें आए हुए रियासतों के मतदाता प्रेसिडेंट को चुनेंगे। ये बड़ी एक अजीब बात होगी, बड़ी गजब की बात कही। उन्होंने कहा एक तरफ प्रांतों के जो वोटर्स हैं वो वोट देने आएंगे राष्ट्रपति चुनाव में और एक तरफ देशी रियासतों के वोटर वोट देने आएंगे। प्रांतों में तो विधानसभा बड़ी अच्छी स्थिति में है, ऐसा गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, लेकिन हमारे देशी रियासतों में तो विधानसभा बड़ी रद्दी किस्म की है। तो आप एक अजीब स्थिति लाओगे, इधर से भी वोटर आएगा वोट देने, इधर से भी वोट देने वोटर आएगा, लेकिन इन दोनों की स्थिति में बड़ा अंतर है, ऐसा गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब बात होगी। रियासतों में कई तरह की नकली विधानसभाएं हैं, उसमें नॉमिनेटेड लोग हैं, जागीरदार है, स्पेशल इंटरेस्ट के लोग हैं। अब देखिए देशी रियासतों में कोई चुनाव तो होता नहीं था, देशी रियासतों में विधानसभा बंद तो गई लेकिन चुनाव तो होता नहीं था। वहां पर जागीरदार होते थे, स्पेशल अलग अलग कैटेगरी बना रखी थी विधानसभा में, इस प्रकार के लोग थे। तो गोपी कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे और इधर से अंग्रेज भारत वाला जो राज्य है वहां से जो वोटर चुनकर आएंगे वो लोग जब राष्ट्रपति को चुनेंगे, तो बड़ी अजीब स्थिति है। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ऐसा गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि फेडरेशन हमारे देश में हो रहा है लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि सारी रियासतें उसमें शामिल हो रही है कि नहीं हो रही है। जो शामिल होती है उनका रुख कैसे रहेगा, वह किस तरह से असर डालेगी, ये भी मालूम नहीं है। मैं रियासतों की जनता की तरफ से आया हूं और मैं समझता हूं कि जो खतरा है उसके लिए सेफ गार्ड किया जाना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सच्चा खतरा है। जब फेडरेशन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो जो रियासतों के इलेक्टेड मेंबर होंगे वे बड़ा असर डालेंगे। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है और राष्ट्रपति के चुनाव में देशी रियासतों
कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव करने के लिए आएंगे वो जनप्रतिनिधि है ही नहीं, वो वहां पर अलग अलग कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। जबकि ब्रिटिश भारत के जो राज्य हैं वहां के जब लोग वोट देने आएंगे तो वो एक अलग प्रकार के लोग हैं, क्योंकि वह तुलनात्मक दृष्टि से लोकतंत्र ज्यादा मैच्योर है। हमारे देशी रियासतों में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, ऐसा गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी कह रहे हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हमारे कई एक रियासती मिनिस्टर साहिबान बहुत से अमेंडमेंट ला रहे हैं। जो मौजूदा मसूदा है, जो मौजूदा ड्राफ्ट है, इसमें और भी अधिक राजाओं के हक में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। वो एक मेंबर की ओर इशारा करते हुए कहना चाह रहा है कि वो बार बार अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट ला रहे, बार बार अमेंडमेंट ला रहे। और वो जो राजा महाराजाओं के संदर्भ में वो इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो राजा महाराजाओं को ताकतवर बनाना चाहते हैं संविधान के अंतर्गत। ये प्रजा के हक में ठीक नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है तो हर रियासत के लोगों को, हर छोटे से छोटे आदमी को संतोष होगा कि वह प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, हकदार है। खैर ये नहीं रहा, कई कारणों से मैं अब इसे नहीं पेश करना चाहता, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि रियासतों के जो हालात है उसको देखते हुए अमेंडमेंट जो मिनिस्टर साहब ला रहे हैं उनके बाबत काफी होशियारी रखी जानी चाहिए। मैं अमेंडमेंट अपना वापस लेना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं तो अपना अमेंडमेंट पेश करना चाहता था, लेकिन मेरे अमेंडमेंट पेश करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो खाली मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को समान रूप से मत देखिएगा। आप ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा, देशी रियासतों की विधानसभा को समान रूप से मत देखिएगा। देशी रियासतों की विधानसभा की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो कह रहे बड़ी रद्दी किस्म की है, इसलिए बड़ा अजीब सा ढांचा हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव का। और मेरी तो दिल्ली तमन्ना यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव आप डायरेक्ट इलेक्शन से करवाइए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में दो नाम, AK घोष साहब और S निजलंपा का नाम पुकारा गया, लेकिन उन्होंने अपना संशोधन पेश नहीं किया। आगे आ रहे हैं HV कामत साहब, हरि विष्णु कामत साहब, जिनके बारे में ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जब हम लोग चर्चा नहीं करते। संविधान सभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले मेंबर में नंबर 2 पर है हरि विष्णु कामत साहब। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको टॉप 7 नाम तो रटवा ही दूंगा कि कौन कौन व्यक्ति है जो संविधान सभा में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, किस किस ने कितने कितने शब्द बोले। नंबर टॉप पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, नंबर 2 पर HV कामत साहब, नंबर 3 पर नजरुद्दीन अहमद साहब, नंबर 4 पर आपको प्रोफेसर KT शाह। इस तरह से मैं सारे नाम आपको बतवा दूंगा। 5वें पर प्रोफेसर सिब्बल्ला सक्सेना जी, फिर इसके बाद में जो 6ठे नंबर पे ठाकुरदास भार्गव, और भी कई सारे लोग जो है, हृदयनाथ कुंजरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको 15-20 नाम तो ऐसे ही बता देंगे कि किन किन की क्या क्या पोजीशन है। HV कामत साहब क्या कह रहे हैं? HV कामत साहब कहेंगे राष्ट्रपति के नाम को लेकर, वो क्या नाम चाहते हैं जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं, मध्य प्रांत से आते हैं, मुझे बताया गया कि प्रेसिडेंट शब्द का हिंदी पर्यायवाची उस समय निश्चित किया जाएगा जब हिंदी भाषा में संविधान का मसौदा सभा में पेश किया जाएगा। HV कामत साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो एक्चुअली में भारत का जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उसके नाम को लेकर कुछ बात कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे पहले ये बता दिया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा उसका नाम क्या होगा, उस पर एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, वो उसके ऊपर विचार करेगी, ऐसा वो HV कामत साहब कह रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, और उस पर बहस उस समय होगी, इसलिए इस अवसर पर मैं अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहता। HV कामत साहब का जो संशोधन था वो शायद प्रेसिडेंट के नाम को लेकर था, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि भाई साहब ये आपने जो संशोधन लाया है वो उनके नाम को लेकर है, पर नाम पर अभी फाइनल चर्चा नहीं कर रहे हैं। नाम पर एक अलग से कमेटी बनाएंगे कि भारत का जो हेड है उसको राष्ट्रपति कहा जाएगा, उसको अध्यक्ष कहा जाएगा, राष्ट्र अध्यक्ष कहा जाएगा, सभापति कहा जाएगा, ये नाम बाद में तय करेंगे। इसलिए आप अपना संशोधन जो है अभी फिलहाल रुक जाओ, इस पर एक अलग से कमेटी बनाएंगे। कमेटी कौन सी कमेटी? तदर्थ समिति, समझ रहे हो ना? ऐसी समितियां जिनकी स्थापना सभापति अपने अधिकार से करते हैं, वो एडॉक कमेटीज होती है, कुछ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए होती है, ऐसा ध्यान रखना। जैसे झंडे के संदर्भ में बनाई गई थी, झंडा समिति के जो मेंबर्स के नाम देखे, अच्छा लगा आप लोगों को? इतने सारे मेंबर्स तक के नाम बता दिए, कई बार आइडिया नहीं होता है लोगों को। ऐसा HV कामत साहब कहकर अपना पेश नहीं कर रहे हैं क्या संशोधन। इसके बाद में श्री बालकृष्ण शर्मा ने भी अपना संशोधन पेश नहीं किया। फिर आए गोकुल भाई भट्ट। क्या कह रहे हैं गोकुल भाई भट्ट? अभी अपनी नाम देखा, वापस आ रहे हैं गोकुल भाई भट्ट साहब। क्या कह रहे हैं? सभापति जी, मैं जो संशोधन रखना चाहता था
वो राष्ट्रपति के नाम के बारे में था। राष्ट्रपति हो नाम या लीडर हो या कर्णधार हो, राष्ट्रपति या नेता या कर्णधार, ये शब्द रखना चाहिए। लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि इन नामों के बारे में सही क्या नाम होना चाहिए, इसके मुतालिक एक कमेटी बनेगी। एचवी कामत साहब भी यही कह रहे हैं, गोकुल भाई भट्ट भी यही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के नाम को लेकर एक कमेटी बनेगी, इसलिए अब रहने दीजिए, मुझे अब इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी है। उसके बाद इसका फैसला होगा, इसलिए मैं भी अपना संशोधन क्या करता हूं, वापस लेता हूं। आज सब लोग अपना संशोधन वापस ले रहे हैं, तभी तो चर्चा सवा घंटे में समझ जाएगी। फिर देखिए, अनंत सामनम अयंगर साहब, मोहनलाल जी सक्सेना साहब, बीएम गुप्ते जी और यदुवंश सहाय ने अपने संशोधन पेश नहीं किए। 67, 68, 69, 70 ये संशोधन पेश नहीं किए गए। मतलब संशोधन की सूचना तो उन्होंने दी कि हम भी संशोधन रखेंगे, लेकिन जब इनका नाम पुकारा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब हमको अपना संशोधन पेश नहीं करना है। इसके बाद में के संतानम साहब आ रहे हैं, बड़े एक्टिव मेंबर थे के संतानम साहब। के संतानम साहब, के मुंशी जी, के एम पनिकर साहब, ये गजब के मेंबर थे जिनके बारे में अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है। क्या कह रहे हैं के संतानम साहब? पंडित नेहरू ने यह राय दी थी कि हम भाग 4 से शुरू कर सकते हैं। पंडित नेहरू जी ने तो उस दिन कहा ही था 21 जुलाई को कि भाई मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर चुके हैं, नागरिकता के बारे में बाद में वापस चर्चा करेंगे, ऐसा पंडित नेहरू जी ने कहा था। उन्होंने कहा आप तो सीधा भाग 4 पर चर्चा कीजिए, जो कि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उसके संदर्भ में। उन्होंने पंडित नेहरू जी ने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी सारी चर्चा ऐसे ही हो गई। तो अध्यक्ष जी कहा जी हाँ मुझे मालूम है, भाग 4 उठा लिया है और अब हम भाग 4 के खंड 1 पर विचार करेंगे। अब क्या विचार हो रहा है जरा देखिएगा। एस नागपा जो कि मद्रास के हैं, क्या कह रहे हैं? हम अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसलिए मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता। अब आ रहे हैं टी चन्नैया। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। टी चन्नैया ये मैसूर से आते हैं, देसी रियासत है, मैसूर से आ रहे हैं। नाम क्या है? टी चन्नैया जी। क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या संशोधन ला रहे हैं, जरा देखिएगा। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी चुनी जा चुकी है। अभी आज के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है। इनसे पहले हमारे देश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से थे। आप देखिए, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि राष्ट्रपति किस राज्य से आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चाहे जाकिर हुसैन, चाहे वीवी गिरी साहब हो, चाहे फखरुद्दीन अली अहमद साहब हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, संयोगवश कोई दक्षिण से हो गया, कोई उत्तर से हो गया, वो अलग बात है। टी चन्नैया साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं खंड 1 के उपखंड में चुना जाएगा, जो शब्द लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा फला फला लोगों के द्वारा। वो कह रहे हैं भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा के आगे एक शब्द लिख दो। क्या लिख दो? एक बार उत्तर से चुना जाएगा, एक बार दक्षिण से चुना जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। वो क्या कह रहे हैं? चुना जाएगा शब्द के आगे क्या लिख दो? एक बार दक्षिण से, एक बार उत्तर से। किसने कहा? टी चन्नैया। नाम सुन लीजिएगा, ऐसी बातें नोट करके लिखिएगा। पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। अभी एक आगे सुझाव और भी आएगा, संशोधन आएगा। वो कहेगा भारत में एक बार राष्ट्रपति रियासतों से चुना जाएगा, एक बार राष्ट्रपति गैर रियासतों से चुना जाएगा। ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। संविधान सभा में किसने क्या कहा, जरा देखिएगा। चुना जाएगा शब्दों के बाद बारी बारी से उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से शब्द जोड़ दिए जाए। टी चन्नैया साहब ने यह कहा राष्ट्रपति बारी बारी से, एक बार उत्तर से, एक बार दक्षिण से चुना जाएगा, ये शब्द जोड़ दीजिए। श्रीमान इसके पक्ष में वो तर्क क्या दे रहे हैं? श्रीमान संघ के अध्यक्ष की जगह के लिए, संघ के अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, संघ के अध्यक्ष की जगह के लिए इस निर्वाचित प्रणाली का सुझाव मैंने इन कारणों से दिया। संघ के अध्यक्ष का चुनाव बारी बारी से उत्तरी भारत और दक्षिण भारत द्वारा होना चाहिए। दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व होगा, उनको संतोष हो जाएगा, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से वे स्पष्ट 2 भागों में बटे हुए। वो अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि साहब एक बार उत्तर भारत से चुना जाएगा, एक बार दक्षिण भारत से चुना जाएगा, ये व्यवस्था कर लीजिए। और इससे क्या होगा कि उत्तर और दक्षिण भारत की जो जनता वो संतुष्ट भी रहेगी। साथ ही साथ मैं आपके पक्ष में ये एक तर्क भी दे देता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं इस बात के पक्ष में। वो कह रहे हैं कि साहब उत्तर भारत और दक्षिण भारत भौगोलिक दृष्टि से बड़े बटे हुए। तो टी चन्नैया साहब संविधान सभा के एक मेंबर है, वो कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति
बारी बारी से, एक बार उत्तर से और एक बार दक्षिण से चुना जाना चाहिए। इसके पक्ष में वो तर्क देते हुए कहते हैं कि भारत का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा भौगोलिक रूप से इतना विभाजित है कि दोनों को एक आप कर नहीं सकते, इसलिए एक बार राष्ट्रपति इधर से और एक बार राष्ट्रपति इधर से चुना जाना चाहिए। ऐसा संविधान सभा में टी चुनैया साहब कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए। भारत के इन भागों के लोगों को अपनी अपनी संस्कृति, भाषाएं और विचारधाराएं जो अपने अपने देशों की दशाओं के अनुरूप ही है। सबसे विशेष बात श्रीमान यह है कि लोगों में मनुष्य मात्र के भातृत्व का भी अभाव है और कई कारण से प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी ही जाति का प्रेम है और दूसरों के हितों और अधिकारों को वे ध्यान में नहीं रखते हैं। ऐसे लोग इसी के लिए संघर्ष करते रहेंगे कि उनका आदमी संघ का अध्यक्ष चुना जाए और उनका भातृभाव भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। इस प्रकार की बात टी चुनैया साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों हिस्सों की संस्कृति बिल्कुल अलग है, लोग अलग है, भौगोलिक जो बातें हैं वो भी अलग है, इसलिए एक बार ऐसा नहीं एक बार ऐसा। आप समझ रहे हैं संविधान निर्माण के समय कैसी कैसी प्रॉब्लम आई होगी। अब इन्होंने तो तर्क दे दिया कि एक बार उत्तर से होना चाहिए, एक बार दक्षिण से होना चाहिए, तो हम पश्चिम वाले कहां जाएंगे, वो पूर्व वाले कहां जाएंगे। जो तर्क आप उत्तर और दक्षिण के संदर्भ में दे रहे हो वही तर्क पश्चिम और पूर्व के संदर्भ में भी तो आ सकता है। और अगर इसी तरह से भौगोलिक विभाजन के आधार पर अगर देश के राष्ट्रपति बनने लग गए तो भारत का जो हमारे भूगोल के जो विद्यार्थी है वो जानते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन तो कितनी तरीके से किया जा सकता है। नदियों वाले कहेंगे कि एक बार हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए, पहाड़ वाले कहेंगे एक बार हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए, एक बार कहेंगे कि पहाड़ वाले जो छोटे पहाड़ है वो उनका राष्ट्रपति होना चाहिए, एक जो बड़े पहाड़ जो है उनका राष्ट्रपति होना चाहिए, और एक बार हम कहेंगे हमारे राजस्थान के डेजर्ट से भी राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर हम राजस्थान में भी कहेंगे कि साहब नहीं, कोटा में तो डेजर्ट है नहीं, वो पश्चिमी राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान से होना चाहिए। फिर पश्चिमी राजस्थान में कहेंगे जैसलमेर वाले के साहब हमारे यहाँ डेजर्ट बहुत ज्यादा है, जोधपुर में तो डेजर्ट है नहीं। तो इस प्रकार से इन विवादों का कोई अंत नहीं है। ये भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में इस प्रकार की मांग रखना, इस प्रकार का संशोधन लाना बिल्कुल ठीक दिखाई नहीं देता है। वो ठीक है कि हम जब लोग राष्ट्रपति जब बनाते हैं तो उस समय इन बातों को ध्यान रख लेते हैं, अनऑफिशियली ध्यान रख देते हैं, वो अलग बात है। हम लोग पूरे भारत का उस समय ध्यान रखते हैं, अलग अलग दिशाओं का ध्यान रखते हैं, वो ठीक है, लेकिन उनको रिकॉर्ड में लाना क्या ठीक रहेगा क्या, ये मेरा प्रश्न आप लोगों के साथ है। आगे बढ़ते हैं। एच.वी. कामत साहब क्या कह रहे हैं। साहब मुझे एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति करनी है। हरि विष्णु कामत साहब कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं ना चुनैया साहब, इस संदर्भ में मुझे व्यवस्था संबंधी आपत्ति करनी है। क्या व्यवस्था संबंधी आपत्ति करनी है? साहब ये लिखा हुआ भाषण बोल रहे हैं, साहब ये लिखी हुई बात बोल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, श्रीमान मुझे एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति है। क्या कोई माननीय सदस्य लिखित भाषण को पढ़ सकता है? लिखा हुआ लेकर आ गए। जैसे एक पुस्तक है अपनी संविधान सभा वाली, इस पुस्तक में ये मैंने किताब लाई, किताब में ये कागज है और मैं कागज लेके आऊं फला 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 बोलते जाऊं, क्या ये उचित रहेगा क्या? ऐसा वो कह रहे हैं। आपको जो बोलना है मोटी मोटी बात आप पॉइंट्स में लिखकर लेके आ जाइए, बाकी तो आपको भाषण देना पड़ेगा। तो टी चुनैया साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, वो उनकी बात सुन ही नहीं रहे, वो आगे बोल रहे हैं, श्रीमान हमें उस स्थिति पर भी विचार करना चाहिए जब भारत में कोई बहुसंख्यक दल होगा और उसका ही बोलबाला होगा। इस प्रकार का संगठन अपने ही आदमी को राष्ट्रपति की जगह के लिए खड़ा करने का प्रयत्न करेगा और दूसरे छोटे संगठनों का अवसर नहीं देगा। यदि कोई छोटा संगठन अपनी तकदीर आजमाना चाहेगा तो बड़े संगठन के मस्तिष्क में यह भाव उत्पन्न होगा कि इस कठिनाई को शीघ्र से दूर कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीमान भारतवर्ष में असंख्य वर्णों का प्रश्न है। एक जाति दूसरी जाति पर अपना अधिकार जमा लेने के लिए संघर्ष करती है और प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक जाति हर एक सरकार के शासन प्रबंध में प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती है और यह स्वाभाविक ही है, ऐसा चुनैया साहब कहना चाह रहे हैं। इन सब बातों के अलावा यदि दलित जातियों और मुसलमानों जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा की गई या देश कि शासन प्रबंध में उनकी जनसंख्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया या इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए उनका भी अधिकार है, तो उनमें बहुत असंतोष फैल जाएगा। चुनैया साहब की बात को मैं देश में जो नए राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए उससे जोड़कर देख रहा हूं। वापस सुनिएगा चुनैया साहब क्या कह रहे हैं। इन सब बातों के अलावा यदि दलित जातियों, सुनिएगा, इन सब बातों के अलावा यदि दलित जातियों और मुसलमानों
जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा की गई या देश के शासन प्रबंध में उनकी जनसंख्या की और यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया या इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए उनका भी अधिकार है, तो उनमें बहुत असंतोष फैल जाएगा। ऐसा टी चन्नैया साहब 1947 23 जुलाई को कह रहे हैं। हमारे देश में 3 राष्ट्रपति मुस्लिम हुए, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। हालांकि राष्ट्रपति किस जाति से है यह कहना ही बड़ा संकीर्ण बात है। राष्ट्रपति किस धर्म से यह ठीक बात नहीं है, वो देश के राष्ट्रपति है यार। और संवैधानिक पद को हासिल करने वाले लोगों को कभी भी किसी जाति, धर्म या क्षेत्र से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे देश में इस तरह से 3 मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए। आज आदिवासी समुदाय की एक महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। हमारे यहाँ पर हरिजन समाज से भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से लिखने की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सबको अवसर मिलता है देश का सर्वोच्च पद हासिल करने का। आप देखिए टी चन्नैया साहब ने 23 जुलाई 1947 को जो बात कही वो मैंने आपके सामने एज इट इज रख दी। फिर वो क्या करें, जिस प्रकार से भारत के लोगों में जाति का प्रेम है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में उत्तरी भारत का कर्मचारी और दक्षिण भारत के कर्मचारी को नीची निगाह से देखा जाता है, और यही दशा दक्षिण भारत में भी है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोगों में अपनी जाति का प्रेम है, उसी प्रकार से उत्तरी भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों को नीचे तरह से देखते हैं और दक्षिण भारत के लोग उत्तरी भारत के लोगों को नीची निगाहों से देखते हैं। ऐसा वो कहना चाह रहे हैं टी चन्नैया साहब। इसलिए श्रीमान, हम देखते हैं कि देश के शासन प्रबंध में किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। जब कई लोग शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वे अन्य लोगों के हितों की उपेक्षा करते हैं और शक्ति प्राप्त करने की दौड़ में साधारण लोग उन प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसी वो बात कह रहे हैं। इसलिए भारतीयों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने और राज्य संघ के अध्यक्ष का चुनाव न्यायोचित रूप से करने के लिए यह परम आवश्यक है कि संघ के अध्यक्ष का चुनाव बारी बारी से उत्तर भारत और दक्षिण भारत से होना चाहिए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, टी चन्नैया साहब संविधान सभा के एक ऐसे मेंबर है जो राष्ट्रपति का चुनाव बारी बारी से एक बार उत्तर भारत से एक बार दक्षिण भारत से करने की बात कह रहे हैं, ध्यान रखना। अब आ रहे हैं श्री नजीरुद्दीन अहमद साहब, नाम जानते हैं ना, नजीरुद्दीन अहमद साहब संविधान सभा में बोलने वाले जो वक्ता है उनमें नंबर 3 पर है। ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा शब्द बोले हैं, उनमें नजीरुद्दीन अहमद साहब भी है। क्या कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल से है, मुस्लिम है। श्रीमान, मैं ये पेश करता हूं कि खंड 1 के उपखंड में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे नीचे व्यवस्था की गई है उस शब्दों को हटा दीजिए और उसकी जगह पर लिख दीजिए नीचे दिए हुए तरीके से ऐसे शब्द लिख दो। ऐसा वो कहने चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक जगह पर लिखा हुआ है जैसे नीचे व्यवस्था की गई है, उसकी जगह पर लिख दो नीचे दिए गए तरीके से। क्या कहना चाह रहे हैं अभी वो देख लेते हैं और वो अपना संशोधन पेश करके चुप हो जाते हैं। आगे क्या होगा अभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, राय बहादुर श्याम नंदन सहाय, आपकी अनुमति से मैं ये संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड 1 के उपखंड 2 के पैराग्राफ ख में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जहां व्यवस्थापिका की 2 सभाएं हो तो वहां नीचे की सभा के सदस्य, वो एक्चुअली में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में अपना संशोधन पेश करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपने संसद के सभी निर्वाचित सदस्य लिख दिया और फिर लिख दिया कि राज्य की व्यवस्थापिका के निम्न सदन के सदस्य। तो जिन जगह पर 2 सदन हैं, किसी राज्य में 2 सदन है, तो उसके बारे में आपने लिख दिया कि जहां व्यवस्थापिका की 2 सभाएं हैं वहां नीचे की सभा के सदस्य, नीचे की सभा के सदस्य मतलब विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। वो कह रहे हैं कि यह शब्द जो है आप हटा दीजिए, यह सब आप हटा दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्यों? कारण वो कह रहे हैं खंड 1 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली निर्धारित करता है। उसमें कहा गया कि उनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करेगा जिसमें पार्लियामेंट के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे और सभी प्रदेशों की व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्य होंगे, और जहां 2 सभा हैं वहां विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। फिर कह रहे हैं श्रीमान, इससे यह प्रकट होता है
कि ऊपर की सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसका सीधा सा मतलब है ऊपर की सभा जो राज्यों में है वहां के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और राज्यों में ऊपर की सभा क्या है? विधान परिषद है। वो कह रहे हैं इस प्रकार की जो शब्दावली है कि नीचे की सभा के लोग ही यानी विधानसभा के लोग ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, ये शब्द आप हटा दीजिए। इससे साफ साफ इशारा मिल रहा है, क्या मिल रहा है अभी देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। इससे साफ साफ इशारा ये मिल रहा है कि वे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के सदस्य ही भाग लें, ये मत रखो, विधान परिषद के भी सदस्य भाग लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं अभी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि इस सभा ने यह निर्णय कर लिया है कि प्रांतों को दूसरी सभा स्थापित करने की स्वतंत्रता है, इसलिए यह अच्छा मालूम नहीं होता है कि हम ऐसी ऊपर की सभा के सदस्यों को जो निर्वाचित होंगे राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेने दें। बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए ध्यान से, कभी प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह संशोधन किसने रखा था? रामनंदन सहाय जी ने रखा था। उन्होंने संशोधन क्या रखा? उन्होंने कहा कि जो आपने व्यवस्था की है, कौन सी व्यवस्था की है? आपने कहा कि राज्य की व्यवस्थापिका के सदस्य इस चुनाव में भाग लेंगे, और आपने फिर लिखा कि जिन जिन राज्यों में 2 सदन है वहां नीचे की सदन के लोग जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। फिर वो कहते हैं कि इसका मतलब यह होता है कि ऊपर के सदन के लोग जो है वो भाग नहीं ले पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि चूंकि हमने राज्य के संविधान के संदर्भ में प्रावधान कर दिया है कि जो राज्य चाहें वे अपने यहां पर ऊपर का सदन यानी विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आगे कि जब विधान परिषद की स्थापना कर लेंगे तो वहां पर भी सदस्यों का निर्वाचन होगा, और जब निर्वाचन होगा तो वे राष्ट्रपति चुनाव में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई विधान परिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा रामनंदन सहाय जी कह रहे हैं। एकदम बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं वो आगे जरा सुनिएगा। आपका इस सभा का यह मत है कि ऊपर की सभाओं को प्रांतीय संविधान में स्थान दिया जाएगा, और यह है कि उनकी स्थापना प्रांतों की इच्छा पर निर्भर है। ऐसी दशा में मेरे विचार से यह उचित ही होगा कि ऊपर की सभा या दूसरी सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाए। संघ संविधान में यह स्वीकार कर लिया गया है कि ऐसी सभाओं की आवश्यकता है, क्योंकि आपने केंद्र में भी एक ऐसी दूसरी सभा की व्यवस्था की है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। वो कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो केंद्र सरकार में 2 हाउस रख रहे हैं, और आपने खुद ने ये बात महसूस की कि दूसरा हाउस होना चाहिए। तो आप जिस बात को केंद्र में महसूस करते हैं उस बात को आप राज्य में क्यों नहीं महसूस करते? फिर वो कह रहे हैं कि चलो आपने राज्य को यह कह दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है विधान परिषद बनाओ ना बनाओ। फिर वो कह रहे हैं मैंने हमारे राज्य में विधान परिषद बना दी तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ही नहीं ले पाएंगे, ये क्या बात हुई? इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ऐसा रामनंदन जी सहाय कह रहे हैं। देखिए संविधान सभा में अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग सुझाव है। सुझाव अलग चीज होता है और अलग अलग संशोधन है, वो संशोधन भी रखते हैं। सुझाव देना मतलब मैं ऐसी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका ध्यान रखना, आपको ये मानना चाहिए, वो तो होता है सुझाव। और संशोधन रखने का मतलब औपचारिक संशोधन होगा, उस पर बहस होगी, तर्क वितर्क होंगे, फिर वोटिंग होगी। सुझाव पर कभी वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग किस पर होती है? संशोधनों पर। यह ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है? वो इस तरह से बात कह रहे हैं। मेरा यह विश्वास है कि अधिकतर ऊपर की सभा के सुझावों को नीचे की सभा मान लेती है। ये मैं अपने बिहार प्रांत के अनुभव से कह सकता हूं कि जो सदस्य ऊपर की सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने देना चाहते हैं, उनके हृदय में मेरे विचार से कुछ भय है। वह भय संभवतः इस कारण है कि ऊपर की सभा में अधिकतर जायदाद वाले लोगों के प्रतिनिधि होंगे। अरे वाह भाई वाह, गजब की बात कही। वो कह रहे हैं कि भैया आप विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि आपके मस्तिष्क में एक भय है। किस बात का भय है? तो वो कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि उनके मस्तिष्क में यह भय है कि विधान परिषद में वे लोग चुनकर आएंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास जायदाद है, वे लोग चुनकर आएंगे। वो क्या कह रहे हैं? वह भय संभवतः इस कारण से है कि ऊपर की सभा में अधिकतर जायदाद वाले लोगों के प्रतिनिधि होते हैं।
पहले तो मैं इसका कोई कारण नहीं देखता कि जायदाद वाले लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों न लेने दिया जाए। क्या खूबसूरत बात कही। क्या आपके मस्तिष्क में इस बात को लेकर भय है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य इसलिए भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि विधान परिषद के सदस्य जायदाद वाले होते हैं, बहुत संपत्ति वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं। वो कह रहा है चलो मान लिया कि बहुत पैसे वाले होते हैं, तो फिर क्या पैसे वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे क्या? वो ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। भाई देखिए, ये तो सभा है, इसमें तर्क और वितर्क चलते रहेंगे। फिर वो कह रहे हैं प्रांत के गवर्नर के संदर्भ में हमने ये निर्णय किया है कि वह वयस्क मताधिकार के आधार पर हो और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो जायदाद वाला हो या नहीं हो उसमें भाग ले सकता है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार का भेदभाव क्यों रखा जा रहा है? फीडबैक लिंक 8:15 दे दो इनको, फीडबैक लिंक दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यपाल के चुनाव में आप फर्क कर रहे हो। राज्यपाल का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, कोई भी भाग ले सकता है, चाहे पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो। और आप राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार का सिस्टम नहीं कर रहे हो, राज्यपाल के चुनाव में तो ये व्यवस्था कर रहे हो। तो आप पैसे वालों लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से रोक क्यों रहे हैं, ऐसा रामनंदन सहाय जी कह रहे हैं। तो फीडबैक आप लोगों को मेरे हिसाब से आ गया होगा। क्यों मनोहर जी, कैसे हो आप? फीडबैक की कल बड़ी चिंता कर रहे थे आप ही मनोहर जी, मिल गया ना? आज मिला कि नहीं मिला मनोहर जी? मिल गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमने अभी ये निश्चय नहीं किया है कि दूसरी सभा के निर्वाचन में मतगणना का क्या आधार हो। इस सभा को मतगणना का ऐसा आधार निश्चित करने की स्वतंत्रता है कि ऊपर की सभा में इस देश के केवल जायदाद वाले लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि यार आप डरो मत, हम दूसरी जो सभा है विधान परिषद जिसे हम लोग आजकल कहते हैं, विधान परिषद के संदर्भ में हम लोग ये प्रावधान कर सकते हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है वे लोग चुनाव में ना आए, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव में भाग ना लेने का प्रावधान क्यों कर रहे हो? ये गलत बात है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, ये बात आपने को मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से रामनंदन सहाय जी ने तर्क रखे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कहां जा रहा है भाई, क्या हुआ? हाँ एक सेकेंड। यस, इसके बाद में श्री चेंगला रॉय रेड्डी जो मैसूर से हैं, जो कि देशी रियासत है, वो क्या कह रहे हैं जरा उनको भी देख लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड 1 के उपखंड ख में जहां कहीं सदस्य शब्द आया है वहां निर्वाचित सदस्य रख दिया जाए। क्या गजब की बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसके बारे में आपने बात की, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में आपने बात की, आपने कहा कि पार्लियामेंट के सदस्य भाग लेंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि जो लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के सदस्य भाग लेंगे, उसकी जगह पर आप ये लिख दीजिए पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो निर्वाचित शब्द लिखने का जो संशोधन रखा था वो के चेंगला रॉय रेड्डी ने रखा था, जो कि मैसूर से हैं। आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, उसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आप लोग जानते हैं कि मनोनीत शब्द लिखा हुआ ही नहीं है। आप लोग ये भी जानते हैं कि मनोनीत सदस्य भाग भी नहीं ले सकते। तो के चेंगला रॉय रेड्डी ने ये संशोधन रखा था कि इसमें क्या होना चाहिए, निर्वाचित शब्द जो है वो लिख दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। वो कह रहे हैं कि मेरा जो संशोधन है वो इस प्रकार से है, सभी प्रदेशों की व्यवस्थापिकाओं के निर्वाचित सदस्य या जहां व्यवस्थापिका की 2 सभा हो तो नीचे की सभा के निर्वाचित सदस्य, इस प्रकार की शब्दावली लिख देनी चाहिए। के चेंगला रेड्डी जी ने यह संशोधन रखा। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान ये देखा जाएगा कि संघ का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, संघ का अध्यक्ष प्रत्यक्षतया प्रौढ़ मतगणना यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर संघ के अध्यक्ष को चुनने के पक्ष में काफी लोगों ने अपना मत प्रकट किया है, परंतु
चूंकि सारे संविधान में मंत्री मंडलीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, ना कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, इसलिए उचित यही होगा कि हम अपने राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल द्वारा चुने, निर्वाचक मंडल द्वारा चुने, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में। परंतु श्रीमान, इस उपखंड में जिस निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है उसके दो भाग है। एक भाग में पार्लियामेंट का उल्लेख है, दूसरे भाग में राज्य का विधानमंडल का उल्लेख है। लेकिन आपने सदस्य तो लिख दिया, लेकिन निर्वाचित सदस्य जैसी शब्दावली नहीं लिखी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि साहब, जहां तक प्रांतीय व्यवस्थापिका का संबंध है, मुझे इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में नीचे की सभाओं में सभी सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, परंतु रियासतों की व्यवस्थापिका के संदर्भ में मुझे कठिनाई अनुभव होती है। जहां तक रियासतों की व्यवस्थापिका का संबंध है, ये सभी मानेंगे कि रियासतों की व्यवस्थापिका का संविधान एक समान नहीं है। वो कह रहे हैं कि संविधान जो बनेगा रियासतों का सब जगह एक जैसा नहीं होगा। अपनी अपनी प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं आदि के अनुसार रियासतों में अलग अलग प्रकार के संविधान होंगे। चूंकि मैं इसकी कल्पना करता हूं कि कुछ रियासतों की व्यवस्थापिका में मनोनीत सदस्य भी होंगे, इसलिए साहब आप मनोनीत शब्द हटा दीजिए, आप सदस्य शब्द हटा दीजिए, या फिर सदस्य के आगे निर्वाचित सदस्य शब्द लिख दीजिए। मेरा आप लोगों का एक ध्यान जो है एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और वो मुद्दा क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो माननीय सदस्य जो विचार रख रहे हैं, वो विचार क्या रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रियासतें जो भारत में विलय होगी, उन रियासतों का अलग अलग संविधान होगा। सुनिए, उन रियासतों का अलग अलग संविधान होगा। जब संविधान अलग अलग होगा तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था होगी, और रियासतों में तो मनोनीत सदस्य भी विधानसभाओं में होंगे, क्योंकि अपने हिसाब से वो करेंगे मनोनीत। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। वो ऐसा कह रहे हैं। इसलिए साहब, जो सदस्य शब्द जो लिखा हुआ उसके आगे लिख दो निर्वाचित सदस्य, यानी केवल निर्वाचित सदस्य ही इस चुनाव में भाग ले सके, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं मतदान देने के अधिकार को केवल निर्वाचित सदस्यों तक सीमित करना चाहता हूं। यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से ये मान ले रहे हैं और इसके लिए सहमत है कि रियासतों की व्यवस्थापिकाओं में मनोनीत सदस्य होंगे। श्रीमान, मैं नहीं समझता हूं कि इससे यह नतीजा निकला जाएगा, क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इससे संबंधित रियासतों की व्यवस्थापिकाओं को इसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि वे मनोनीतकरण की प्रथा को त्याग दें। वो एक नई बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, अगर हमने निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे, अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, तो सर हमारे एक फायदा ये होगा कि देशी रियासतों की व्यवस्थापिका में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी प्रथा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उनको लगेगा कि जब मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो खत्म कर देंगे। ये सब बातें 23 जुलाई 1947 को संविधान सभा में हो रही। जो संविधान आज हम लोग देख रहे हैं, जो संविधान जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और उस समय के जो संविधान के बारे में जो सोचा जा रहा था, उसमें रात दिन का अंतर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब हम लोगों ने राज्य के संविधान में चर्चा की थी तो हमने गवर्नर इलेक्टेड होगा इस प्रकार का सिस्टम देखा था। आज हम राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, उनका निर्वाचक मंडल किस तरह से होगा इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कैसे कैसे सुझाव आ रहे हैं आपके सामने, ये देख लीजिए। अब गोकुल भाई भट्ट आज तीसरी बार आ रहे हैं। देखिए, गोकुल भाई भट्ट आज के दिन तीसरी बार बोलने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गोकुल भाई भट्ट, जरा देखिएगा। इनको फीडबैक लिंक 2-3 बार शेयर कर लीजिए, क्योंकि कई सारे मित्र ऐसे ही जुड़ते रहते हैं। तो आप 2-3 बार शेयर कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार पूछेंगे। बिल्कुल 2-3 बार शेयर करते रहें, ताकि 5-5 मिनट के अंतराल से कर लीजिए, क्योंकि चर्चा तो 15-20 मिनट की ही बाकी है। हाँ, 5-5 मिनट के अंतराल से करते रहिएगा। गोकुल भाई भट्ट क्या कह रहे हैं? सभापति जी, मेरा संशोधन इस प्रकार से है। मिस्टर रेड्डी अभी जो इलेक्टेड मेंबर रखना चाहते हैं, वहां मैं टेरिटोरियल इलेक्टेड मेंबर रखना चाहता हूं। वाह! गोकुल भाई भट्ट की ये कह रहे हैं कि साहब, अभी जो मिस्टर रेड्डी ने जो प्रस्ताव रखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य शब्द के स्थान पर निर्वाचित सदस्य शब्द लिख दो, तो मैं भी उसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं। आप इलेक्टेड मेंबर लिखो और साथ ही साथ उसके आगे एक और लिख दो, टेरिटोरियल इलेक्टेड मेंबर, ऐसा लिख दो। ये प्रस्ताव गोकुल भाई भट्ट ने रखा, जो कि हमारे राजस्थान के हैं, सिरोही से हैं। क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा।
इसका सबब यह है, इसका अर्थ यह है कि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां इलेक्टेड होते हैं लेकिन स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई होगी और उसके मुताबिक अगर वह भी इलेक्टेड माना जाए तो सच्चे चुने हुए वह नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि ज़्यादा पाबंदी लगानी चाहिए और सिर्फ ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो इलेक्टेड मेंबर है वे ही सचमुच हलकों से आए हुए होने चाहिए। अब आपको ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। समझ लीजिए आप जोधपुर से हैं, उदाहरण के तौर पर आप जोधपुर से हैं तो आपके यहाँ जो सांसद हैं वो कौन है? श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब है। या फिर आप बाड़मेर जैसलमेर के हैं, आपके वहां पर सांसद कैलाश चौधरी जी है। या फिर आप जालोर सिरोही के हैं, देवजी भाई पटेल साहब आपके वहां सांसद है। अगर आप पाली के हैं तो पीपी चौधरी साहब आपके सांसद है। और हमारे अगर आप नागौर के हैं तो हनुमान जी बेनीवाल आपके सांसद है। यही है ना? आप जरा कल्पना कीजिए कि जोधपुर के 2 सांसद हो इलेक्टेड, जनता 2 सांसदों का चुनाव करे। क्या ऐसा हो सकता है क्या? आप बताइए, जोधपुर से 2 सांसद चुने जाए। पहले देश जब आजाद हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था, उस समय हमारे यहां पर कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2-2 लोग चुनकर आए थे। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 2 लोग चुनकर आए। आप मुझे कहोगे सर जयपुर से भी 2 सांसद हैं, ऐसा कह सकते हो? जयपुर से 2 नहीं है। जयपुर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जयपुर ग्रामीण अलग है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जोधपुर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहां से अगर 2 लोग आए सांसद बनकर तो इसे क्या कहेंगे? पहले आम चुनाव में कुछ जगह ऐसी थी जहां से 2-2 सांसद लिए गए और कुछ जगह ऐसी भी थी जहां से 3 सांसद चुने गए। 3 सांसद चुने गए, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो उस समय के दौर में किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे मेरे एक मित्र कह रहे हैं कि जयपुर ए और जयपुर बी, तो जयपुर ए वाले सुनिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जयपुर ए वाले वहां के सांसद को चुनते हैं, जयपुर बी वाले वहां के सांसद को चुनते हैं। लेकिन एक ही जनता 2 सांसद को थोड़ी चुनती है। एक ही जनता 2 सांसद को थोड़ी चुनती है। मैं एक ही जनता 2 सांसद को चुनने वाली व्यवस्था की बात कर रहा हूं जो 1952 में थी। और एक ही जनता 3 सांसद को चुनती है। इस प्रकार का भी सिस्टम था 1952 के पहले आम चुनाव में। यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो गोकुल भाई भट्ट साहब क्या कह रहे हैं कि इलेक्टेड मेंबर रखो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं टेरिटोरियल इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। क्या तर्क दे रहे हैं जरा देखिएगा। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां इलेक्टेड लोग होते हैं लेकिन बहुत से स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती है जहां के सभी लोग इलेक्टेड माने जाए तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि ज्यादा पाबंदी लगानी चाहिए और सिर्फ ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो इलेक्टेड मेंबर हो वे सचमुच हलकों से चुन कर आने चाहिए। तो मैं इस संशोधन को रखने के लिए आग्रह नहीं करता। मैं ध्यान उन इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ दिलाना चाहता हूं जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते हैं और उनमें से बहुत से जागीरदार, जमींदार और दूसरे लैंडलॉर्ड आते हैं, वह अर्थ ना लगाया जाए। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी तो है जहां से खाली जागीरदार आ सकते हैं, जमींदार आ सकते हैं, लैंडलॉर्ड आ सकते हैं। तो उस प्रकार के लोगों को अगर आप राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करेंगे तो फिर सही नहीं होगा, क्योंकि वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है। इसलिए आप टेरिटोरियल इलेक्टेड मेंबर जैसी शब्दावली लिख दीजिए। कल किसी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में टेरिटोरियल इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेने चाहिए। यह संशोधन किसने रखा था? तो गोकुल भाई भट्ट साहब ने रखा था। और राजस्थान के होने के कारण यह प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना है। टेरिटोरियल इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने का प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव गोकुल भाई भट्ट ने रखा था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना साहब क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना 1 लाख से ज्यादा शब्द बोलने वाले गिने चुने लोगों में से क्या कह रहे हैं जरा देखिए। सभापति जी, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार से है, क्या है कि साहब क्लॉज 1 में जो सब क्लॉज 2 और 3 जो है उसको हटा दीजिए। उसको हटा के क्या लिखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिखिए द राष्ट्रपति शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। वाह, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन कर दीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने
ये प्रस्ताव रखा था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये जो संशोधन है प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने रखा था, ये ध्यान रखना है आपको। और प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा हूबहू मैं पढ़कर सुना रहा हूं। द राष्ट्रपति, उन्होंने प्रेसिडेंट लिखा ही नहीं, द राष्ट्रपति शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाना चाहिए भारत की जनता के द्वारा। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। फिर वो क्या कह रहे हैं, अपने पक्ष में तर्क दे रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इस विषय पर मैं बहुत गहराई से महसूस करता हूं और मैं समझता हूं कि हमने जो स्कीम प्रांतीय संविधान में गवर्नर के चुनाव के लिए मंजूर की है, वही स्कीम हमें इस संघ के संविधान के संदर्भ में भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। हम गवर्नर का जब वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कर रहे हैं तो फिर राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। हमने प्रांतीय संविधान में एडल्ट सफरेज को गवर्नर के संदर्भ में अपनाया है, परंतु हम पंत जी और खैर साहब की जोरदार तकरीरें सुनी और अंत में सरदार पटेल साहब ने मिस्टर मुंशी का अमेंडमेंट स्वीकार किया, जिसमें यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार पर चुने गए गवर्नर को कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए जो संकट काल में काम आए। इससे यह बात साफ होती है कि सरदार पटेल साहब और संविधान सभा वयस्क मताधिकार से चुने गए गवर्नर के नैतिक बल के महत्व को और उससे होने वाले लाभ को मानते हैं। अरे वाह, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि आप स्टेट में गवर्नर का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करना चाहते हो और आपने कहा कि गवर्नर को हम विशेष हक देंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए गवर्नर के कॉन्सेप्ट को जब स्वीकार कर रहे हो तो वही तर्क केंद्र के संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी लागू होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर अगर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो वो और ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। इसी तरह मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये निश्चय ही सारे देश के 12-13 करोड़ वोटर जिस व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति चुनेंगे उसकी नैतिक शक्ति और प्रतिभा सारे देश में अद्वितीय होगी। उन्होंने कहा जब 12-13 करोड़ की जनता मिलकर देश के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो आप सोचिए जरा राष्ट्रपति का स्थान कैसा होगा। वो कह रहे हैं अद्वितीय होगा। 12-13 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रपति की पोजीशन जो है अद्वितीय होगी, ऐसा कह रहे हैं वो। वह सचमुच जनता का आदमी होगा और उनका सच्चा प्रतिनिधि होगा। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि हमारे देश की एकता जो आज टूट गई है, कुछ रियासतों के वर्तमान प्रयत्नों को देखते हुए जिस एकता के टूटने का भय है, उस एकता को फिर से कायम करने के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। उसमें वयस्क मताधिकार से राष्ट्रपति का चुनाव होना बहुत मदद करेगा। तब ट्रावनकोर से लेकर कश्मीर तक और कलकत्ता से लेकर बंबई तक देश के कोने कोने में गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करेगा कि वह भारत के राष्ट्रपति को चुनने का अधिकारी है। संविधान सभा में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और इसके पीछे वो तर्क ये देते हैं कि जब गवर्नर का चुनाव आप वयस्क मताधिकार के आधार पर करा रहे हो तो फिर यहां आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो वयस्क मताधिकार के आधार पर। फिर वो आगे ये कहता है कि कितना अच्छा लगेगा कि जब 12-13 करोड़ की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी। फिर वो ये कहते हैं कि त्रावणकोर से लगाकर कश्मीर तक और कलकत्ता से लगाकर बंबई तक देश का गरीब से गरीब व्यक्ति इस बात को महसूस करेगा कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी के चुनाव में उनकी कोई भूमिका है। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी संविधान सभा में 23 जुलाई 1947 को कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा की, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने भारतीय होने के गर्व को तब वो पूरी तौर से अनुभव करेगा और भारतीय एकता की जड़ें इस प्रकार मजबूत हो जाएगी। आजकल हैदराबाद, कश्मीर और त्रावणकोर इत्यादि में जो भारत से अलग होने की भावना है वह देश भर में मिट जाएगी। 23 जुलाई 1947 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हैदराबाद, कश्मीर में और त्रावणकोर में जो कुछ चल रहा है वो सारी भावना खत्म हो जाएगी जिस दिन लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि देश के सर्वोच्च पदाधिकारी के चुनाव में उनकी कोई भूमिका है। ऐसा वो तर्क दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हमारे देश की नेशनल जीनियस भी यही है। हम वीर उपासक, हीरो वर्शिपर्स हैं
किसी अद्भुत तपस्वी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मनुष्य के राष्ट्रपति रहने पर हमारे देश की प्रगति बहुत तेजी से हो जाएगी। 12-13 करोड़ वोटर से चुना हुआ राष्ट्रपति ऐसे नैतिक बल और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेगा। हम 35 करोड़ की आबादी के संसार में सबसे बड़े स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। 12 या 13 करोड़ वोटर के मत से चुना हुआ राष्ट्रपति संसार भर में एक विशेष नैतिक प्रतिभा को हासिल कर लेगा, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। उसकी इस नैतिक शक्ति और व्यक्तित्व से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश को बहुत लाभ मिलेगा और देश की जनता की वीरो उपासना की भावना भी इससे तृप्त होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। वो गांधी जी को याद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, देखिए गांधी जी के बारे में वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनना। गांधी जी को हम लोग देश का राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी गांधी जी के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सवाल जो शेयर किया है इनको, यार मैं क्या कहूं इनको, मैं ब्लॉक करना नहीं चाहता, मैं बार बार कहने के बावजूद भी। खैर, आज महात्मा गांधी बिना चुने हुए हमारे देश के पिता है। हम सब उन्हें बापू कहते हैं। वह हमारे राष्ट्र के सदैव रहने वाले राष्ट्रपति, वो कह रहे परमानेंट प्रेसिडेंट है महात्मा गांधी। उनके स्थान की पूर्ति चुना हुआ राष्ट्रपति किसी हद तक तब ही कर सकेगा जब देश के 12-13 करोड़ मतदाता अपने वोटों के द्वारा उसे राष्ट्रपति चुनेंगे। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने यह कहा संविधान सभा में कि आज हमारे देश में जो बापू का स्थान है वो हमारे देश के परमानेंट प्रेसिडेंट है। अगर उनका स्थान कोई ग्रहण करना चाहता है तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको देश की 12-13 करोड़ की जनता ने चुना है, ऐसा सक्सेना साहब संविधान सभा में कह रहे हैं। जिस संविधान का मसौदा हमारे सामने पेश है वह संविधान दो तरह के संविधानों का मिश्रण है। एक अमेरिका का है जहां प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे वयस्क मताधिकार से होता है, और दूसरा इंग्लैंड का संविधान है जहां प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के बहुमत का चुना हुआ नेता होता है। हमने इन दोनों सिस्टम को मिक्स कर दिया है, ऐसा सक्सेना साहब संविधान सभा में कह रहे हैं अपनी बात को रखते हुए। तो किस प्रकार से सक्सेना साहब ने इस बात को रखा, फिर वो ये कह रहे हैं, वो सक्सेना साहब गांधी जी का उल्लेख करते हुए फिर अपनी बात को खत्म करते हैं। इसके बाद में एच चंद्रशेखरिया जी जो कि मैसूर से, नाम सुन लीजिएगा, एच चंद्रशेखरिया जी मैसूर से है। वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय मेरे नाम से जो संशोधन है वो इस प्रकार से है। क्या संशोधन है, राष्ट्रपति बारी बारी से रियासत और गैर रियासत से चुना जाना चाहिए। लो, एक ने कहा उत्तर से चुना जाना चाहिए एक बार और एक बार दक्षिण से चुना जाना चाहिए। चंद्रशेखरिया जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बारी बारी से एक बार रियासतों से और दूसरी बार गैर रियासतों से चुना जाना चाहिए। संविधान सभा में किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार राष्ट्रपति रियासत से और दूसरी बार गैर रियासत से बारी बारी से होना चाहिए, ऐसा संशोधन एस चंद्रशेखरिया जी ने जो कि मैसूर से है उन्होंने रखा था। क्या कह रहे हैं, तर्क, श्रीमान जी आप जानते हैं कि यह प्रस्ताव किया गया है कि संघ के अध्यक्ष को एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा जिसमें संघ की 2 सभा और संघ राज्य की प्रदेशों की जो व्यवस्थापिका उसके सदस्य उनका चुनाव करेंगे। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी समय रियासतों के सदस्य अपने किसी आदमी को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करेंगे तो वो चुनाव में सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि निर्वाचन मंडल में गैर रियासती प्रदेशों का बहुमत रहेगा। अरे यार गजब की बात कही उन्होंने कहा कि साहब जो आप राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो आपने जो बनाया जो मैंने देखा है उसमें आपने कहा कि संघ के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। फिर वो कह रहे कि साहब ये जो सिस्टम मैं देख रहा हूं उस सिस्टम से तो देशी रियासतों का कभी प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाएगा राष्ट्रपति के लिए क्योंकि बहुमत तो ब्रिटिश प्रांतों का है। आप लोग जानते हैं ना, हमारी संविधान सभा में 389 मेंबर में से 296 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने थे, जानते हैं, और देशी रियासतों से तो केवल 93 मेंबर ही लिए गए थे जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या तो देशी रियासतों की कम है तो वहां से तो कभी राष्ट्रपति बन ही नहीं पाएगा, ऐसा वो चंद्रशेखरिया जी कह रहे हैं। वो तर्क क्या दे रहे हैं आगे सुनिए, रियासतों की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ 10 लाख है। इसका अर्थ यह है
कि वह भारतीय संघ में शामिल प्रांतों की जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा है। ब्रिटिश प्रांतों की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के करीब थी, देशी रियासतों की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के बराबर थी। तो अगर ढंग से देखा जाए तो 1/3 जो जनसंख्या रियासतों की है। तो चंद्रशेखरिया जी ये कह रहे हैं कि रियासतों की जनसंख्या ब्रिटिश प्रांतों की जनसंख्या की तुलना में 1/3 है, तो हमको तो कभी राष्ट्रपति बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक बार इधर से एक बार इधर से ऐसा कर लीजिए। ठीक है, इसका यह अर्थ है कि उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं संघीय पार्लियामेंट की दोनों सभाओं में जो रियासतों के प्रतिनिधि हैं वे अल्पमत में होते हुए भी उसके महत्वपूर्ण अंग है। जहां तक राज्यसभा का संबंध है उसमें कुल 287 में से 71 सदस्य देशी रियासतों के, वो ऐसी बात कह रहे हैं कि संविधान सभा का जो ढांचा है उसमें भी तो आप देख सकते हैं कि देशी रियासतों के सदस्य कितने कम है। यदि ये अनग्रल मांग समझी जाए तो कम से कम ये व्यवस्था की जाए कि हर तीसरी बार रियासत अपने आदमी को राष्ट्रपति के लिए खड़ा कर दे। क्या बात कही है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि एक बार रियासत से और दूसरी बार गैर रियासत से राष्ट्रपति चुनने वाली जो बात है वो आपको अगर ठीक नहीं लगती है, कोई बात नहीं। आपको ठीक नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 2 बार गैर रियासत से राष्ट्रपति चुन लो और तीसरी बार में रियासत से राष्ट्रपति चुनने की व्यवस्था कर दो। 2 बार तुम्हारी ओर से, 1 बार हमारी ओर से, इस प्रकार की व्यवस्था कर लो, क्योंकि हमारी जनसंख्या आपकी तुलना में 1/3 है ना, तो 2 बार आपको मिलना चाहिए मौका, 1 बार हमको मौका मिलना चाहिए। आया समझ में? ये है संविधान सभा की खूबसूरतियां, इसको समझना चाहिए। इसको समझने के लिए मस्तिष्क भी उसी प्रकार का चाहिए, खाली फीडबैक लिंक ही नहीं चाहिए। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। और ये जो सुझाव दे रहे हैं ना, जूम को इस तरह से कर दो, उस तरह से कर दो, एक बार कभी इस तरह से आके तो देखिए कि किस तरह से किया जाए, तब मालूम पड़ेगा। सुझाव देना बड़ा आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमान जी, आप जानते हैं कि रियासतें देश के महत्वपूर्ण अंग है। 15 अगस्त के बाद अन्य प्रदेशों के समान रियासतें भी स्वतंत्र हो जाएगी, परंतु मेरी अपनी ये इच्छा है कि रियासतें चाहे वे बड़ी हो या छोटी हो, अलग ना रहे। उन्हें इस समय भारतीय उपनिवेश के साथ और संविधान बनने पर भारतीय संघ के साथ सहयोग करना चाहिए। इसलिए 3 बार में से 2 बार आपकी ओर से राष्ट्रपति, 1 बार हमारी ओर से राष्ट्रपति, ऐसा कर लीजिए। अब एस चंद्रशेखरिया जी दूसरा सुझाव भी रख, दूसरा संशोधन भी रख रहे हैं। ये तो पहला था, अब दूसरा। वो क्या करे, संविधान में ये प्रावधान कर दीजिए। क्या प्रावधान कर दीजिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुरूप ये व्यवस्था की जाए कि राष्ट्रपति कर्तव्य पालन की शपथ लेगा। अरे वाह, क्या बात है। 25 जुलाई आने वाली है। 25 जुलाई यानी परसों भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शपथ लेने वाली है। एस चंद्रशेखरिया जी एक संशोधन रख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी एक शपथ लेनी चाहिए। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति कर्तव्य पालन की शपथ लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भी कर्तव्य पालन की शपथ लेनी चाहिए। यह प्रावधान कर दीजिए। वो क्या कह रहे हैं? संघ के अध्यक्ष को यानी राष्ट्रपति को एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है कि वह संविधान की रक्षा करे और उसका उल्लंघन ना होने दे। ये इनको ब्लॉक करो यार, क्या बार बार मैसेज कर रहे हैं, ब्लॉक कर दीजिए इनको। संविधान का उल्लंघन करने के कारण वह न्यायाधीशों के सामने दोषारोपण द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। इस कारण यह आवश्यक है और उचित भी है कि राष्ट्रपति शपथ के रूप में इस प्रकार का इकरार करें। सभी संविधानों में और विशेषतः संघ के संविधानों में यह आदेश रहता है कि कार्यपालिका के अध्यक्ष को शपथ लेनी चाहिए। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेसिडेंट पदासीन होने से पहले कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? मैं गंभीरतापूर्वक यह शपथ लेता हूं और इसकी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट के कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करूंगा और अपनी पूरी योग्यता से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को बनाए रखूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। फिर वो आयरलैंड के राष्ट्रपति किस प्रकार की शपथ लेते हैं उनके बारे में भी वो उल्लेख करते हैं। इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रहे हैं। इसलिए मैं ये सिफारिश करता हूं कि ये सभा कृपा करके इस संशोधन पर विचार करे और मैं ये चाह रहा हूं कि संशोधन स्वीकार कर दिया जाए। कौन सा संशोधन? एक बार राष्ट्रपति रियासत से, दूसरी बार राष्ट्रपति देशी रियासत से। और कौन सा संशोधन? भारत में राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की भांति शपथ लेनी चाहिए कर्तव्य पालना के संदर्भ में, ऐसा वो कहना चाहते हैं। फिर वो
अध्यक्ष साहब घोषणा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब 1 बज गया है, इसलिए अब सभा कल 10 बजे तक के लिए स्थगित होती है। इसके बाद संविधान सभा बृहस्पतिवार 24 जुलाई सन 1947 के दिन 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी अब बैठक कल होगी वापस 24 जुलाई को। 24 जुलाई 2022 को हम तो सुबह 7:30 बजे ही बैठेंगे। कल क्या होगा उस पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जुलाई तक और बैठक चलेगी। इसके बाद में 26 जुलाई और 27 जुलाई 1947 को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। वापस सुनिए, 26 जुलाई एवं 27 जुलाई 1947 को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई, तो अपनी भी बैठक नहीं होगी। अपनी बैठक अभी तो 24 को होगी, अपनी बैठक फिर 25 को होगी, 26-27 को नहीं होगी, फिर 28, 29, 30 और 31 जुलाई को ये बैठ के होगी। 14 जुलाई से हमने अपना ये सत्र प्रारंभ किया, 31 जुलाई तक चलेगा। यूं तो दिन होते हैं 18, लेकिन बीच में 4 दिन का अवकाश होने के कारण संविधान सभा का ये जो चौथा सत्र है वो वस्तुतः वास्तव में रियलिटी में 14 दिन तक उसकी बैठक चली। हम भी उन्हीं दिनों में इन बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। फीडबैक लिंक आपको बिल्कुल दे दिया गया। अगर आप ढंग से इन सब चीजों को अटेंड करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम सारे मुद्दों पर कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।